हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में जो सब्जेक्ट हम देखेंगे वो सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857, यानी भारत का इतिहास 1700 से लेकर 1857 तक। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर सेकंड देखेंगे इसका हम, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और शुद्धिकरण, बंगाल, मैसूर, मराठा और पंजाब, यानी किस तरह से जो ब्रिटिश शक्ति थी वो मजबूत हुई थी और किस तरह से उसने महत्वपूर्ण जो भारत के क्षेत्र थे उन पर अपना विस्तार किया या कब्जा किया। ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट है एग्जाम से संबंधित वो बता दी जाएगी। और जितने भी हमारे चैनल पर लेक्चर आते हैं उन सबके वीडियो लिंक्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है इस बुक का। टोटल इसमें 9 चैप्टर है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम इसका सेकंड चैप्टर देखेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले चैप्टर का। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 1856 तक ब्रिटिश ने भारत में लगातार अपना औपनिवेशिक शासन फैलाया और मजबूत किया। आमतौर पर ब्रिटिश विस्तार की प्रक्रिया कई क्षेत्रों में समान थी, लेकिन अवध जैसी रियासतों की स्थिति अलग थी। 1856 तक अवध चारों तरफ से ब्रिटिश क्षेत्रों से घिर चुका था, इसलिए उसका विलय लगभग तय था। जबकि हैदराबाद जैसे कुछ राज्यों ने ब्रिटिशों के साथ समझौता करके अपनी रियासत बचा ली। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने आक्रामक नीति छोड़कर भारतीय राजाओं के साथ गठबंधन की नीति अपनाई। इसी कारण कश्मीर, हैदराबाद और अन्य कई आप देखेंगे रियासतें स्वतंत्र के बाद भी आप देखेंगे विभाजन तक जो थी वो बनी रही थी। ठीक है। यानी अगर हम देखें कि जब ब्रिटिश भारत में आते हैं, अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन पर वो डायरेक्ट कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। और अपनी सत्ता चलाना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र थे जो स्वायत्त छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई आप प्रशासन चलाओ और टैक्स वगैरह हमें दे दो, हम उससे ही काम चला लेंगे। उन पर कब्जा नहीं किया जाता था। ठीक है। तो इस तरह से दो नीतियां अपनाई थी ब्रिटिश ने भारतीय साम्राज्य स्थापित, भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। ठीक है। तो इनको डिटेल में हम आगे देखते हैं। तो अंग्रेजी व्यापार का विकास। तो एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के आखिर में अंग्रेज भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में रुचि लेने लगे थे। ठीक है। तो जब एलिजाबेथ प्रथम का शासन काल था तो उसके आखिरी समय में आप देखेंगे कि भारत में जो है और पूर्वी देशों में है, ब्रिटिश जो थे वो व्यापार करना चाहते थे और मुनाफा कमाना चाहते थे। ठीक है। इसी के चलते क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की जाती है 1600 में। ठीक है। तो एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी व्यापार को लेकर। और 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने लंदन के कुछ व्यापारियों को एक चार्टर दिया। ठीक है। तो कुछ व्यापारियों को बुलाया और उनको एक चार्टर दिया। इस चार्टर से उन्हें 15 साल तक ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी देशों में विशेष व्यापार का अधिकार दिया गया। ठीक है। कि आप क्या कर सकते हैं भाई, हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं कि आप क्या करें, भारत और पूर्वी देशों में जाएं और वहां पर जाकर व्यापार करें। ठीक है। और उनका मुख्य लक्ष्य था मसाले वाले द्वीप। ठीक है। तो उनका मुख्य लक्ष्य था जो मसाले वाले द्वीप है वहां पर जाकर आप क्या करें, व्यापार करें। ठीक है। तो ये लक्ष्य रखा था एलिजाबेथ प्रथम ने। तो अंग्रेजों का भारत आगमन 1608 में होता है। तो 1608 में अंग्रेज पहली बार सूरत पहुंचे। यहां उन्होंने मुगल बादशाह से व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगाली पहले से ही भारत में थे, इसलिए वे अंग्रेजों को रोकते रहे। तो आप देखेंगे भाई कि ये नए आए थे, पुर्तगाली पहले से थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका कंपटीशन कोई आए। तो उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का प्रयास किया कि भाई, और राजा से ये कहा कि आप इनको अनुमति ना दें। ठीक है। व्यापार हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा लोगों को यहाँ पर नहीं चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने कोशिश करी कि भाई इनको अनुमति ना मिले। पुर्तगालियों पर विजय और सूरत की अनुमति 1612। तो 1612 में अंग्रेजों ने समुद्र में पुर्तगालियों को हरा दिया। इसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी। ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि भाई जब उनका काम नहीं बनता है तो वो क्या करते हैं, पुर्तगालियों को समुद्र में एक लड़ाई करते हैं और हरा देते हैं। और उनके हारने के बाद वो क्या करते हैं, ब्रिटिश जो बादशाह थे जहांगीर, उनसे सूरत पर जो है कब्जा पाते हैं कि भाई आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, ऐसी उनको अनुमति मिल जाती है। ठीक है। तो पुर्तगालियों को क्या करते हैं भाई, ये समुद्र में हराते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि इनको सूरत का जो बंदरगाह है वो मिल जाता है व्यापार करने के लिए। ठीक है। सर थॉमस रो का आगमन 1615 से 18 में होता है। तो 1615 में अंग्रेज जो राजदूत थे सर थॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में गए। उन्होंने कंपनी के लिए कई रियायतें हासिल की। इसके बाद अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में भी कारखाने खोले। ठीक है। तो अंग्रेज जो राजदूत थे वो आते हैं भारत में, और भारत के बाद वो
क्या करते हैं, जहांगीर से मिलते हैं जाकर, जो बादशाह थे, और उनसे कुछ अनुमति मांगते हैं कि भाई हमें और ज्यादा क्षेत्रों में व्यापार करने की आप अनुमति दे। ठीक है, तो बादशाह जो होते हैं उनसे सहमत हो जाते हैं, उनको और क्षेत्र दे देते हैं कि भाई आप जाइए वहां पर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से उनको अनुमति मिल जाती है। बम्बे कंपनी को मिला लिया। तो 1668 में आप देखते हैं कि भाई 1668 में जो है बॉम्बे, एक जो बड़ा क्षेत्र हुआ करता था व्यापार का, वो भी जो आप देखेंगे अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। तो 1668 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे, जो पहले पुर्तगालियों के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो एक तरह से आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि जो चार्ल्स द्वितीय थे, वो जो पुर्तगाली राजकुमारी थी उनसे शादी कर लेते हैं, तो दहेज के रूप में आप कह सकते हैं बॉम्बे जो है इनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे में जो है शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो जब उनको ये क्षेत्र मिल जाता है तो ये अपना मुख्यालय जो पहले सूरत से चला रहे थे वो कहाँ लेकर आ जाते हैं, बम्बई में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में विस्तार करते हैं ये। तो आप देखेंगे अब धीरे धीरे क्या करते हैं, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे उन पर जो है विस्तार करना शुरू करते हैं ब्रिटिश। मुसलीपट्टनम में कारखाना खोलते हैं। फिर 1626 में आप देखेंगे अमरगांव पुलकीकट के पास कारखाना खोलते हैं। फिर आप देखेंगे 1639 में चंद्रगिरी के राजा के मद्रास पट्टा लेते हैं वहां से कि भाई आप हमें पट्टे पे जमीन दे दो, दे दी जाती है। और वहीं पर आप देखते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी वहां पर आप क्या देखते हैं, किला बनाना भी शुरू करते हैं। यानी धीरे धीरे आप देखेंगे दक्षिण भारत में जो है ब्रिटिश लोगों का जो है विस्तार शुरू होता है। तो इन सफलताओं के बाद अंग्रेज धीरे धीरे क्या करते हैं भाई, अब उत्तर भारत की तरफ बहते हैं। व्यापार के साथ साथ वो राजनीति में अब धीरे धीरे आप देखेंगे इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश विस्तार के रुझान अगर देखें तो किस तरह से उन्होंने विस्तार किया, तो दक्षिण में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता थी। ठीक है, तो आप देखेंगे ब्रिटिश के आने से पहले फ्रांसीसी पहले यहाँ पर मौजूद थे और वो पहले ही दक्षिण भारत में व्यापार कर रहे थे। अब ब्रिटिश जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनका संघर्ष आप देखेंगे डायरेक्ट किसके साथ होता है, फ्रांसीसियों के साथ होता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में ब्रिटिश फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत यूरोप की दुश्मनी से ही हुई। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन पहले से ही प्रतिद्वंदी थे और यही शत्रुता धीरे धीरे भारत तक भी आप देखेंगे फैल जाती है। यानी अगर आप देखेंगे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे ब्रिटिश और फ्रांस, ठीक है ना, यूरोप में, और वही प्रतिस्पर्धा आप देखते हैं कहाँ पर होने लगती है, भारत में भी होने लगती है। ठीक है, तो 1600 से 1700 के दौरान फ्रांस भारत में बहुत सक्रिय नहीं था, इसलिए अंग्रेज उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं मानते थे। तो आप उन देखेंगे उतना ज़्यादा व्यापार नहीं कर रहे थे उस टाइम, जब ब्रिटिश अपना विस्तार कर रहे थे तो उनको लगा भाई फ्रांसीसी व्यापार के लिए कोई खतरा नहीं है, नॉर्मली व्यापार कर रहे हैं तो उससे हमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे फ्रांसीसी जो 1720 से 40 के बीच फ्रांसीसी व्यापार जो है वो तेजी से बढ़ता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अंग्रेजों को चिंता होने लग जाती है कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट उनके पास चला जाएगा और वो राजनीतिक तौर पर भी कहीं मजबूत ना हो जाए, तो इनको क्या होता है, अब डर लगने लगता है। तो इसी समय यूरोप में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध 1740 से 48 चल रहा था, जिसने दोनों शक्तियों की दुश्मनी को भारत में भी बढ़ा दिया और दक्षिण भारत में एक दूसरे के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा करने लगे। तो इसी टाइम आप देखेंगे भाई यूरोप में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है, यानी वहां पर जो राजा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आप देखते हैं कि स्त्री को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लेकिन उस स्त्री को उत्तराधिकारी के खिलाफ कौन खड़े हो जाते हैं, फ्रांसीसी और बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं आप ब्रिटेन देखेंगे कि स्त्री को उत्तराधिकारी बनाने के लिए उनका साथ देते हैं। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो वही प्रतिस्पर्धा आप देखेंगे भारत में भी देखने को मिलती है। ठीक है, जिस तरह से वो यूरोप में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, वैसे ही आप देखेंगे भारत में भी फ्रांसीसी और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे होते हैं। अब आप देखेंगे जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा चल रही थी वो कर्नाटक युद्ध का रूप लेती है। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध आप देखेंगे 1746 से 48 में होता है। क्यों हुआ था, तो यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, भारत में भी दोनों एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी के लेके जो कंपटीशन उनका यूरोप में चल रहा था, जो युद्ध हो रहा था, वही आप भारत में भी होता हुआ देखते हैं। तो क्या हुआ इसमें आप देखेंगे अंग्रेज नौसेना ने फ्रांस के जहाज पकड़ लिए। ठीक है, तो अब क्या करती है भाई, अंग्रेजी नौसेना क्या करती है भाई, फ्रांस के जहाज पकड़ती है। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने फ्रांस से मदद मंगाई, तो फ्रांस से उनको मदद मिलती है। फ्रांसीसी सेना ने हमला किया और मद्रास यानी जो चेन्नई पर जो था कब्जा कर लिया, यानी जो ब्रिटिश के अधीन मद्रास का इलाका था, ठीक है ना, उसको क्या कर लेते हैं भाई फ्रांसीसी अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो अंत कैसे होता है इसका, तो 1748 यूरोप में युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौता एक्स ला सेपेल की संधि होती है और इस समझौते का असर भारत पर भी पड़ा। यह तय हुआ कि युद्ध समाप्त
और मद्रास अंग्रेज को लौटा दें और दोनों पक्ष अपनी स्थिति पहले जैसी कर लें। तो एक समझौता हो जाता है भाई यूरोप में कि युद्ध को टाला जाए यूरोप में। तो जब यूरोप में युद्ध टलता है तो वही आप समझौता देखते हैं भारत में भी लागू हो जाता है, और भारत में भी दोनों पक्ष जो है वो शांति वार्ता करके लड़ाई को खत्म करते हैं, और जो मद्रास पर कब्जा किया होता है किसने, फ्रांसीसी ने, वो वापस ब्रिटिश को लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं भाई नतीजा ये था कि अस्थायी शांति हो जाती है, लेकिन असली लड़ाई अभी भी बाकी थी। तो समझौता तो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अब ये चीजें खत्म हो जाती हैं, और ज्यादा जो आप देखेंगे दिक्कत देती हैं ये चीजें आगे चलकर। तो इसी के कारण आप देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी होता है जो 1749 से 1754 तक चलता है। ये क्यों हुआ था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अब भारत में सत्ता बढ़ाना चाहते थे। उसने दक्षिण भारत के राजाओं की रणनीति में दखल देना शुरू कर दिया। तो अब फ्रांसिस को लगता है कि भाई हमें अपनी अगर पकड़ को मजबूत करना है तो जो स्थानीय राजा हैं उनको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो भी भाई स्थानीय राजा होते हैं उनकी राजनीति में क्या करते हैं, दखल देना शुरू करते हैं। तो मुख्य घटनाएं आप देखेंगे, सबसे पहले जो होती है वो हैदराबाद के उत्तराधिकारी को लेकर होती है। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद के सिंहासन पर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच संघर्ष हुआ। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया ताकि हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ सके। ठीक है, तो अब भाई निजाम की जब मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारी को लेकर दो लोग लड़ रहे होते हैं। तो फ्रांसीसी क्या करते हैं भाई, एक उत्तराधिकारी के साथ मिलकर उसे जो है वहां का निजाम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि शक्ति जो है उनके हाथ में रहे। तो डुप्ले ने फ्रांसीसी सैनिक की मदद से मुजफ्फर जंग के हैदराबाद का निजाम बना दिया और वहां फ्रांसीसी सेना तैनात कर दी। इससे दक्षिण भारत में फ्रांस की शक्ति तेजी से बढ़ी, जिससे अंग्रेजों के साथ संघर्ष और तेज हो गया। तो अब क्या किया भाई, फ्रांसीसी अपनी सेना दी, और सेना देकर वो क्या करते हैं, हैदराबाद का जो निजाम है वो अपने यानी जो उनके मत मुताबिक काम कर सके उसको बना देते हैं। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग का समर्थन करते हैं और उसे क्या बना देते हैं भाई, निजाम बना देते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, उनकी शक्ति जो थी इस क्षेत्र में काफी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी को लेके आप देखते हैं आगे चलकर ब्रिटिश और फ्रांसीसी में संघर्ष का कारण बनता है। ठीक है, अब इसी के बाद आप देखते हैं दूसरा जो क्षेत्र था कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी सत्ता संघर्ष चल रहा था। डुप्ले की मदद से चंदा साहिब ने 1749 में अंबूर की लड़ाई में अंग्रेज समर्थन अवरुद्दीन खान को हरा दिया। चंदा साहिब को नवाब बनाया गया, जबकि अनिरुद्ध का बेटा मोहम्मद अली अंग्रेजों से सहायता मांगने चला गया। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं भाई, जो अनवरुद्दीन खान था उसको समर्थन अंग्रेजों का था। ठीक है, लेकिन चंदा साहिब को समर्थन देते हैं फ्रांसीसी और उसको सत्ता में बिठा देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो उनका बेटा था मोहम्मद अली, किसका, अवरुद्दीन खान का, वो चला जाता है अंग्रेजों के पास मदद मांगने कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, फ्रांसीसियों की वजह से हम हार गए और उन्होंने सत्ता कब्जा कर ली है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अंग्रेजों का पलटवार होता है। तो क्लाइव की एंट्री होती है अब इस टाइम। तो क्लाइव कहता है कोई बात नहीं भाई, हम देखते हैं कैसे हुआ। तो फ्रांसीसी की बढ़ती शक्ति देखकर अंग्रेज सक्रिय हुए। रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद अली का समर्थन करके फ्रांसीसी ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो भाई अब उन्होंने क्या किया भाई, मोहम्मद अली का साथ दिया, चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो वो क्या करते हैं भाई, फ्रांसीसियों के ठिकाने पर सबसे पहले हमला करना शुरू करते हैं जहां पर उन्होंने सेना लगाई थी। तो इससे युद्ध पलड़ा अंग्रेजों की ओर झुक गया। डुप्ले को यूरोप से मदद नहीं मिल पाई। लगातार लड़ाइयों और खर्च के कारण फ्रांस कमजोर पड़ गया। ठीक है, तो इस टाइम देखते हैं भाई यूरोप में फ्रांस थोड़ा कमजोर पड़ता है, जिसकी वजह से डुप्ले जब मदद मांगता है तो उसको मदद नहीं मिल पाती और वो कमजोर हो जाता है। और फ्रांसीसी सेना जो होती है वो तिरुचिरापल्ली के पास हार जाती है और चंदा साहिब जिसको वो सपोर्ट कर रहा था वो मारा जाता है। ठीक है, तो 1754 में गडाहू डुप्ले संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद एक संधि होती है और इस युद्ध को खत्म किया जाता है और डुप्ले को वापस बुला लिया गया। तो और डुप्ले वापस कहाँ चले जाते हैं भाई, फ्रांस चले जाते हैं। तो उसके बाद फ्रांसीसी प्रभाव घट गया, जबकि अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को नवाब बनाकर दक्षिण भारत में अपनी शक्ति मजबूत कर ली। ठीक है, तो अब क्या होता है भाई, डुप्ले चले जाते हैं और डुप्ले के चले जाने के बाद मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जाता है। और अब वर्चस्व किसका होता है, शक्ति किसकी बढ़ती है, यहाँ पर ब्रिटिश की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। फिर उसके बाद 1756 से 1763 में, ये क्यों हुआ था, ये युद्ध यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा था। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों विश्व स्तर पर लड़ रहे थे, इसलिए भारत भी संघर्ष का बड़ा मैदान बन जाता है। तो इस टाइम आप देखते हैं यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हो रहा होता है। वहां पे भी आप देखेंगे कंपटीशन जो होता है वो किसका होता है, फ्रांस का और ब्रिटेन का। तो दोनों अलग अलग शक्तियों के साथ लड़ रहे होते हैं, तो इस वजह से कंपटीशन आप देखते हैं भारत में भी बढ़ता है। तो मुख्य घटनाएं क्या होती हैं इस टाइम, फ्रांसीसी कदम, काउंट डी लाली का आगमन। तो फ्रांसीसी जो होते हैं उसमें आप देखेंगे जो गवर्नर काउंट डी लाली यहाँ पर आते हैं। तो फ्रांस में भारत में स्थिति सुधारने के लिए काउंट डी लाली को भेजा जाता है।
उसने आते ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण की नीति अपनाई और मद्रास पर हमला करने की तैयारी की। ठीक है, तो जब काउंट डिलाली आते हैं तो उनका ये होता है भाई दक्षिण भारत में से किसी तरह से ब्रिटिश को हटाया जाए और सत्ता अपनी मजबूत की जाए। ठीक है, तो इसके चलते वो क्या करते हैं, अंग्रेजों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी दौरान अंग्रेजों की बढ़ती मजबूती, तो इस टाइम तक आप देखेंगे अंग्रेज जो थे वो काफी मजबूत हो गए थे। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और वहां से उनको बहुत सारी धन संपत्ता और बहुत सारे वो क्या करते हैं भाई संधियां करते हैं, जिससे काफी सैनिक शक्ति भी जो इनको हासिल होती है। ठीक है, तो इसी का आप देखेंगे उस शक्ति का प्रयोग क्या करते हैं भाई, वो दक्षिण में करते हैं, और दक्षिण में फ्रांस को क्या करते हैं, लड़कर वो हराने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो 1758 मद्रास मद्रास पर जो लाली का कब्जा होता है, तो डी लाली ने 1758 में मद्रास पर जो हमला किया और कुछ समय के लिए उस पर नियंत्रण भी कर लिया। तो आपने देखा जब लाली आते हैं तो वो आक्रामक नीति अपनाते हैं, युद्ध करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले वो मद्रास के इलाकों को कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी रणनीति कमजोर थी, लेकिन उसकी रणनीति जो थी ना उतनी अच्छी नहीं थी। कमजोर रणनीति के साथ उसने फैसला लिया, जिससे क्या हुआ कि स्थानीय समर्थन भी नहीं मिला। तो स्थानीय लोगों ने भी भाई इसको समर्थन नहीं दिया, उनको लगा कि भाई ये हार ही जाएगा तो कौन इसको समर्थन दे। तो 1760 में आप देखेंगे वॉन्डिवॉस की निर्णायक लड़ाई होती है। अंग्रेज कमांडर सर आयर कूट ने 1760 में वॉन्डिवॉस की लड़ाई में लाली को बुरी तरह से हरा दिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं लाली जो होता है वो बुरी तरह हारता है। इस लड़ाई में फ्रांसीसी सेना बुरी तरह टूट जाती है, उनका जो कमांडर था बुस्सी को पकड़ लिया जाता है, और फ्रांस की भारत में सैन्य ताकत क्या हो जाती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। यानी जो उसका कमांडर होता है वो हार जाता है, और धीरे धीरे जो सैन्य शक्ति होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अंत कैसे किया जाता है इसका। तो 1761 में पांडिचेरी का पतन होता है, यानी अंग्रेजों ने पांडिचेरी की घेराबंदी कर दी। 1761 में लाली मजबूर होकर आत्मसमर्पण कर बैठा। यह भारत में फ्रांसीसी शक्ति का लगभग अंत का संकेत था। ठीक है, तो पांडिचेरी में भाई उनका जो स्थान था वहां पर कब्जा कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, लाली मजबूर होकर आत्मसमर्पण करता है, और यहीं से आप देखते हैं फ्रांसीसी शक्ति लगभग खत्म हो जाती है। तो उसके बाद आप देखते हैं एक संधि होती है पेरिस में 1763 में। तो यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध खत्म होने पर पेरिस संधि की गई। संधि के अनुसार फ्रांस को भारत में उसके कुछ छोटे छोटे व्यापारिक क्षेत्र वापस मिल गए, लेकिन उसे सैनिक रखने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक, तो यूरोप में भाई एक संधि होती है, ठीक है भाई अब हम क्या करेंगे कि आपको जो आपके छोटे मोटे क्षेत्र हैं फ्रांस के, हम व्यापार करने के वो हम आपको दे देंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी भाई कि आप अब से सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, आप सिर्फ भारत के अंदर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को जो है खत्म कर दिया जाता है भारत से। ठीक है, अब समझेंगे बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत। ठीक है, तो बंगाल से अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को जो बढ़ाया था, समझते हैं कैसे। तो अंग्रेज 1600 के दशक में भारत आए थे। अंग्रेजों ने 17वीं शताब्दी में उड़ीसा बंगाल में अपनी शुरुआती बस्तियां बनाकर पूर्वी भारत में मजबूत आधार तैयार किया था। ठीक है, तो सबसे मजबूत जो हुए थे वो पूर्व में हुए थे, बंगाल में। आप देखेंगे 1651 में हुगली में कारखाना, और 1658 में सुतानाती और कालीकता गोविंदपुर पर कब्जे के बाद इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया। और यहीं पे आप देखते हैं ये लोग क्या करते हैं भाई, किले वगैरह बनाना शुरू करते हैं बंगाल में। ठीक है, तो 1717 के फरमान से मिले शुल्क मुक्त व्यापार, तो 1717 में इनको एक फरमान मिलता है भाई ये मुक्त व्यापार कर सकते थे, तो उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। लेकिन इससे बंगाल के नवाबों से संघर्ष हो जाता है। ठीक है, तो भाई बंगाल के नवाब जो हैं वो संघर्ष करते हैं कि भाई इतनी छूट क्यों दी जा रही है यहाँ पर ब्रिटिश को। तो 1757 से 1765 के पलासी और बक्सर के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो धीरे धीरे आप देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, पलासी और बक्सर का युद्ध होता है जहां पर और मजबूत होते हैं, और सारे इलाकों पर धीरे धीरे वो कब्जा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने मराठों, मैसूर, हैदराबाद, अवध आदि को हराकर होस्टिंग्स से डलहौजी तक के शासनकाल में अपना विस्तार तेज किया, और 1857 तक भारत की प्रमुख सत्ता बन गए। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं जो ब्रिटिश सत्ता मजबूत होती है और लगभग पूरे भारत पर वो क्या करने, कब्जा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। तो आप देख सकते हैं भाई कैसे धीरे धीरे आप देखेंगे अलग अलग मैपों में पहले कहाँ से शुरुआत होती है, पूर्व से शुरुआत होती है। ठीक है, आप देखते हैं पूर्व शुरुआत होते हुए जाते हैं दक्षिण में। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखते हैं उत्तर भारत में भी जो ये कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश विस्तार देखते हैं। 1757 में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का आधार 2 चरणों में हुआ था, प्लासी और फिर बक्सर की घटनाओं से। इस समय आप देखेंगे बंगाल का राजनीतिक ढांचा कमजोर था। तो 2 लड़ाइयां जो ब्रिटिश ने बहुत मजबूत तरीके से जीती थी वो थी प्लासी और बक्सर, और इसको जीतने के बाद उन्होंने पूरी जो सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली इन क्षेत्रों की। मुगल साम्राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर
अली वर्दी खान ने 1740 में स्वयं को स्वैत नवाब घोषित किया और प्रशासन सुधारने तथा मराठों से संधि कर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। तो बंगाल में आप देखेंगे भाई कि उस समय मुगल सत्ता जो थी वो कमजोर हो रही थी, जिसके बाद आप देखते हैं कि वहां पर एक अली वर्दी खान जो होता है वो क्या करता है, स्वयं को यहाँ पर नवाब बनाता है और यहाँ पर अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू करता है। 1756 में उसकी मृत्यु के बाद बंगाल पूरी तरह अस्थिर हो गया और यही अवसर अंग्रेजों के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप का मार्ग बना, जो अंततः प्लासी के युद्ध तक चला। ठीक है, तो उसके बाद भाई जब वो मरता है, अली वर्दी खान मरता है, तो उसके बाद अंग्रेजों को लगता है भाई यही सही समय है और इस क्षेत्र पर अपना राजनीतिक जो है कब्जा किया जाए। ठीक है, और इसी कारण आप देखते हैं आगे चल के बहुत सारी राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं और इसी के चलते आप देखेंगे प्लासी का युद्ध भी होता है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध आप देखेंगे 1757 में हुआ था। क्या कारण थे इसका समझते हैं। तो कारण, बंगाल की आंतरिक राजनीति में अस्थिरता थी। सिरजूदौला के समय बंगाल में भारी राजनीतिक अस्थिरता थी। उसके बाद अपने ही दरबारी जैसे घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजा वल्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद और मीर जाफर उसे हटाने की साजिश कर रहे थे, जिससे उसका शासन जो है कमजोर पड़ने लग गया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि भाई सिराजुद्दौला को जो है शासक बनाया जाता है जब वर्दी खान जो मर जाते हैं, तो उसके बाद सिराजुद्दौला को जब बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो उसके विरुद्ध बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से सत्ता को लेना चाहते थे। तो अंग्रेजों द्वारा किले बंदी का मुद्दा, तो इस समय आप देखेंगे आंग्ला फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के कारण अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही अपनी बस्तियों की घेराबंदी कर रहे थे। उनकी गतिविधियों से आशंकित होकर नवाब ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फ्रांसीसी तो उससे सहमत थे, परंतु अंग्रेजों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो भाई अब देखेंगे इस समय यहाँ पर कि अंग्रेज जो थे वो फ्रांसीसी थे, वो सारे अपने किले बना रहे थे। ठीक है, किले इसलिए बनाते थे ताकि वो जो है सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। ठीक है, और अपना वर्चस्व जो है यहाँ पर स्थापित कर सके। ठीक है, लेकिन इसी सब चीजों को देखते हुए जो नवाब थे वहां के वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं भाई किले नहीं बनने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया था, व्यापार की अनुमति दी है, अस्थायी रूप से यहाँ पर नहीं रह सकते, किले नहीं बनाने दिए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी जो होते हैं वो मान जाते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश हैं वो नहीं मानते, वो किले बनाना जारी रखते हैं। ठीक है, तो दस्तक का दुरुपयोग करते हैं। तो अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर बंगाल में बिना टैक्स के व्यापार कर रहे थे। इससे बंगाल के राजस्व को भारी नुकसान होने लगा और नवाब अंग्रेजों पर बेहद नाराज हो गए। ठीक है, तो उनको भाई फ्री ट्रेड की अनुमति मिली हुई थी, तो इससे भाई नुकसान किसको होता था, नवाब को होता था, क्योंकि वो तो फ्री में सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और राजा को टैक्स भी नहीं मिल रहा है। तो इससे भी नवाब जो थे वो थोड़े जो गुस्से में थे। नवाब के शत्रुओं का संरक्षण देना, अंग्रेज नवाब के विरोधी जैसे कृष्णचंद्र राय हो गया को संरक्षण दे रहे थे। इससे सिराजुद्दौला अपने शासन के लिए खतरा महसूस हुआ और अंग्रेज नवाब संबंध और बिगड़ गए। तो सिराजुद्दौला को लगा भाई कि जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, जो उनके विरोधी हैं उनका साथ दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, कासिम बाजार पर कब्जा, तो नवाब ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना की बात सामने आई, जिसने दोनों पक्षों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो ब्लैक होल घटना क्या थी, तो भाई अंग्रेज जो थे वो किले बना रहे थे, तो उस टाइम जो सिराजुद्दौला है और उनके सैनिक वहां पहुंचते हैं और जितने भी अधिकारी होते हैं उनको इकट्ठा करके पकड़ लिया जाता है और पकड़ के एक कह सकते हैं एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा कमरा होता है जहां पर सांस वांस लेने की जगह नहीं होती है, सुरंग टाइप की होती है, और उसमें क्या है सबको उस होल के अंदर जो है सबको बंद कर दिया जाता है ब्रिटिश को। तो वहां पर आप देखेंगे दम घुटने से बहुत सारे सैनिकों की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जिसके कारण जो है ब्रिटिश जो होते हैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। क्लाइव और वाटसन का मद्रास से सेना लेकर आना, तो इन घटनाओं के बाद रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन मद्रास से सेना लेकर बंगाल पहुंचते हैं। सिराजुद्दौला की हार हुई 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो ब्रिटिश भाई क्या करते हैं, अपनी सैनिक को लेकर पहुंचते हैं सिराजुद्दौला के पास और उससे युद्ध करते हैं, उसको हरा देते हैं और हराने के बाद उससे एक अलीनगर की संधि करते हैं। तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और मजबूत करने के लिए सिराजुद्दौला को हटाने की साजिश शुरू की और नई राजनीतिक चालें चली। और उसके बाद उनको लगा भाई कि सिर्फ संधि से काम नहीं चलेगा, सिराजुद्दौला को वहां से हटाना चाहिए और उसके बदले कोई अपना एक कठपुतली नवाब जो है वो बनाना चाहिए, जिससे ब्रिटिश को ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो मीर जाफर और जगत सेठ की साजिश, तो अंग्रेजों ने दरबार के असंतुष्ट लोगों से संपर्क साजिश रची। मीर जाफर, जगत सेठ और अमीर चंद अंग्रेजों से मिल गए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा किया और इस गठबंधन से नवाब की स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, अब क्या किया भाई अंग्रेजों ने, जो नवाब के दरबार में लोग थे उनको क्या किया, अपनी ओर मिलाना शुरू किया। तो जितने भी उसके सिराजुद्दौला के नवाब के जितने भी
उच्च पोस्ट के जितने भी अमीर थे या जो भी उनके सैनिक थे, उनको क्या किया, अपनी साइड कर लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, विश्वासघात और सिराजुद्दौला की हार। तो आप देखेंगे 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया और सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई, बस मकसद यही था किसी तरह सिराजुद्दौला को नवाब की कुर्सी से हटाया जाए। तो अलीनगर की जो संधि हुई थी, तो ऐसा आरोप लगाकर उस पर युद्ध किया गया कि भाई उसने जो संधि में जो चीजें रखी गई थी, उसको विरोध जो है वो सिराजुद्दौला गया है, तो इसलिए हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में निर्णायक समय मीर जाफर और उसकी सेना ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया और इस विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने बहुत कम प्रयास में युद्ध जीत लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे जब सेना वहां पर पहुंचती है, प्लासी में जब युद्ध होना शुरू होता है, तो जो भी सेना थी और जो सेना नायक था वो सिराजुद्दौला का साथ छोड़ देता है। ठीक है, और इस विश्वासघात के कारण आप देखते हैं सिराजुद्दौला की जो है यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, वो हार जाते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला की हत्या और नया नवाब। सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद में पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार इस युद्ध ने बंगाल में अलीवर्दी खां के वंश समाप्त कर दिया और बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे इस समय क्या होता है भाई कि अलीवर्दी खां जो होता है वो क्या होता है भाई, अलीवर्दी खान जिसने इस सत्ता को पूरा चला रहा था नवाब से, उसके बाद सिराजुद्दौला के हाथ में आती है, तो ये पूरा जो उसका वंश था वो खत्म हो जाता है और पूरा कंट्रोल आप देखेंगे किसके हाथ में आ जाता है, अंग्रेजों का। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते हैं भाई, एक तरह से ये इन्होंने क्या बनाई थी, एक नीति बनाई थी किस तरह से भाई इस क्षेत्र पर कब्जा किया जाए। तो उनके जो भी विश्वास पात्र थे सिराजुद्दौला को, उनको सबको अपने कंट्रोल में कर लिया और उसके बाद एक युद्ध में बुलाकर और उनकी हत्या कर दी जाती है और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया जाता है। प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था, तो देखिए प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का निर्णायक मोड़ था, यानी यहीं पर आप देखते हैं सबसे पहला जो ब्रिटिश सत्ता है वो स्थापित होती है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में पूरी तरह नियंत्रण कर लिया, यानी अब पूरा नियंत्रण किसका था, बंगाल का। पहले तो ये व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर जो है यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं ये। अपार धन और व्यापारिक लाभ हासिल किया तथा मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाकर प्रशासन पर कड़ा पकड़ जो थी वो मजबूत करी। बंगाल में मिली यह विजय अंग्रेजों के लिए उत्तर भारत और पूरे उपमहाद्वीप में विस्तार का आधार बनी और ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं भाई ब्रिटेन क्या करता है भाई, पूरा कब्जा कर लेता है, पूरा नियंत्रण उनके हाथ में आ जाता है, अच्छा खासा धन प्राप्त होता है, सत्ता भी मिल जाती है और अपने हिसाब से उन्होंने क्या किया भाई, एक राजा कठपुतली राजा बना दिया मीर जाफर, जो मर्जी उसे करवा सकते थे। ठीक है, और इसी से वो क्या कर सकते थे भाई, आगे जो और क्षेत्र हैं उन पर भी क्या कर सकते थे, वो आसानी से कब्जा कर सकते थे। ठीक है, तो यहीं से आप देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की जो है भारत में शुरुआत होती है। बक्सर का युद्ध जो दूसरा था ये भी महत्वपूर्ण था। तो मीर जाफर की विफलता और अमीर कासिम का नवाब बनना। तो आप देखेंगे प्लासी के बाद नवाब बने मीर जाफर अंग्रेजों की उपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया गया। 1760 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। नियुक्ति के बदले उसने कंपनी को 3 महत्वपूर्ण जिले वर्धमान, मिदानपुर और चटगांव दे दिए। तो आप देखेंगे मीर जाफर को अंग्रेजों ने बना तो दिया शासक, लेकिन मीर जाफर जो था भाई वो कुछ दिन तक उनके हाथों की कठपुतली बनकर काम करता है, लेकिन फिर बाद में वो स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब जाता है तो उसको भी हटाकर और फिर क्या किया जाता है भाई, मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है ताकि कंट्रोल उनके हाथ में रहे, ब्रिटिश के कंट्रोल जो है हाथ में रहे। तो उसके चलते वो भी भाई खुश होकर क्या करता है, वर्धमान, मिर्जापुर और चटगांव जो है ब्रिटिश को दे देता है, भाई ये इलाके आप रखो, टैक्स आप वसूलो और सारा फायदा आप यहाँ से उठाओ। ठीक है, तो मीर कासिम की स्वतंत्र नीति और अंग्रेज से टकराव। अब इसके बाद आप देखेंगे भाई मीर कासिम जो है उसका भी टकराव हो जाता है किससे, ब्रिटिश से। लेकिन नवाब बनने के बाद मीर कासिम अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। उसने अपनी स्वतंत्र शक्ति बढ़ाने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया और एक मजबूत सेना बनाई। इसके साथ ही उसने भारतीय व्यापारियों को वही कर मुक्त व्यापारिक सुविधाएं दी जो अंग्रेजों को मिलती थी। इससे अंग्रेज नाराज हो गए क्योंकि उनका एकाधिकार टूटने लगा था। तो अब आप देखेंगे भाई मीर कासिम को बना तो दिया जाता है, लेकिन मीर कासिम भी चाहता है भाई सत्ता को अपने साथ में कंट्रोल करना। ठीक है, वो ब्रिटिश के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। तो वो क्या करता है भाई, सबसे पहले तो अपनी राजधानी शिफ्ट करता है। ठीक है ना, वो मुर्शिदाबाद से कहाँ जाता है, मुंगेर स्थानांतरित होता है। और उसके बाद दूसरा काम ये करता है कि अगर ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश व्यापारियों को मुक्त व्यापार की सुविधा दी जा रही है तो भारतीयों को क्यों ना दी जाए। तो भारतीयों को भी क्या करता है भाई, मुक्त व्यापार का जो है फरमान दे देता है कि भाई आप लोग भी मुक्त व्यापार करो। तो इससे अंग्रेजों का जो एकाधिकार चला आ रहा था वो खराब हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। तो संघर्ष की शुरुआत आप देखेंगे उदयनाल की लड़ाई से होती है 1763 में। तो तनाव बढ़ने पर अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें
उद्देनाल की लड़ाई प्रमुख थी। हार के बाद मीर कासिम मुंगेर छोड़कर भाग गया और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास शरण ली। तो आप देखेंगे भाई क्या होता है कि जो मीर कासिम था वो ब्रिटिश के खिलाफ जाता है। तो इसके बाद आप देखेंगे ये संघर्ष का कारण बनता है जिसके कारण उसे लड़ाई लड़नी पड़ती है। और आप देखते हैं जब वो लड़ाई छिड़ती है तो वो जब कमजोर पड़ता है तो वो वहां से भागकर कहाँ जाता है, जो अवध के नवाब थे सुजाद उद्दौला उनके पास शरण में चला जाता है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया जाता है इस टाइम। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खोल बनाया। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई, एक तो मुगल नवाब थे शाह आलम द्वितीय उनको अपने साथ लिया मुगल सम्राट को, और दूसरा जो अवध के नवाब थे सुजा उद्दौला। तो तीनों लोग मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं और अंग्रेजों पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1976 को और परिणाम देखते हैं इसका क्या होता है। तो अंततः आप देखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों ने इस संयुक्त सेना यानी मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को निर्णायक रूप से हरा दिया। यानी बक्सर के युद्ध में आप देखते हैं जो मोर्चा बनाया गया था मीर कासिम की तरफ से सुजाउद्दौला और आप देखेंगे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को शामिल किया गया था। इनकी तीनों की संयुक्त सेना को ब्रिटिश जो है वो आसानी से हरा देते हैं। ठीक है, तो युद्ध के बाद मीर कासिम और अवध के नवाब भाग निकले जबकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के साथ समझौता करने पर मजबूर हो गए। ठीक है, तो युद्ध में जब कमजोर पड़ते हैं तो भाई शाह आलम जो थे वो फंस जाते हैं और अवध के जो नवाब थे और जो मीर कासिम था वो तो वहां से निकल जाते हैं। तो अब क्या करना पड़ता है भाई, जो शाह आलम द्वितीय थे उनको बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, किससे, ब्रिटिश से। तो बक्सर युद्ध का महत्व क्या था, तो बक्सर का युद्ध प्लासी से भी अधिक निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि उसमें अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट तीनों को पराजित कर अपनी सैन्य व राजनीतिक श्रेष्ठता जो है स्पष्ट कर दी थी कि भाई अब एकमात्र शक्ति जो सबसे शक्तिशाली भारत में है वो ब्रिटिश है। क्योंकि उन्होंने एक साथ आप देखेंगे जो सबसे बड़ा राज्य था उस टाइम अवध, जो एक मुगल साम्राज्य था, ठीक है, और जो बंगाल का नवाब था, उन सबको हरा दिया। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम अगर आप देखेंगे जो अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और रणनीति थी वो बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुकी थी। इस विजय के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी कंपनी की शरण में आ गए जिससे कंपनी को वैधता और व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। तो अब भाई पूरा कंट्रोल जब मुगल सम्राट का भी हो गया तो उनसे जो चाहे वो करवा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया भाई, उनसे वैधता और व्यापार की जो परमिशन हासिल कर ली पूरे देश के अंदर। परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारत के वास्तविक शासक बनकर उभरे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई कि वास्तविक शासक अब कौन थे, वो ब्रिटिश थे। और पूरे उत्तर भारत तथा बाद में पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करने का मार्ग खुल गया। तो यहीं से आप देखेंगे भाई कि जब मुगल सम्राट जो पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा था एक तरह से देखें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को, उसको जब वो कंट्रोल में कर लेते हैं तो पूरा का पूरा कंट्रोल और नियंत्रण आप देखते हैं ब्रिटिश सत्ता के हाथ में आ जाता है। अब वो धीरे धीरे भारत के हर एक क्षेत्र में जो है अपना कब्जा करना शुरू करते हैं और नियंत्रण लेना शुरू करते हैं। तो प्रमुख लाभ आप देखेंगे तो बंगाल में दीवानी प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले बक्सर युद्ध के बाद शक्तियों का पतन हो गया। तो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद अवध के नवाब और मुगल सम्राट दोनों की शक्ति और प्रतिष्ठा पूरी तरह से कमजोर हो गई। अपनी गरिमा बचाने और अंग्रेजों से शांति स्थापित करने के लिए उन्हें कंपनी के साथ संधि करने का निर्णय लिया। अगस्त 1765 में आप देखेंगे सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। ठीक है, यानी जब युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध में हुए सारे नुकसान और जो भी चीजें हुई हैं उन सबका खामियाजा जो है इन लोगों को ही भुगतना पड़ता है। इलाहाबाद संधि प्रमुख शर्तें, तो इस संधि के अनुसार कंपनी ने मुगल साम्राज्य में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए कि भाई आपने जो आप हमसे हारे हैं तो हमसे समझौता करें कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आप हमें देंगे, तो उनको दे दी जाती है। बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। तो कहा गया भाई हम आपको 26 लाख जो है वार्षिक पेंशन देंगे, आप ये सारे जो इलाके हैं उसकी दीवानी जो है आप हमें दे दिए, हम पूरा कंट्रोल करेंगे उस पर। ठीक है, कंपनी ने अवध को कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर उन्हें सम्राट को सौंप दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो भी अवध के बड़े क्षेत्र थे कड़ा और इलाहाबाद वो भी सारे जो हैं किसके कंट्रोल में आ गए, वो सारे आप कह सकते हैं भाई पहले वो कंपनी ने अवध के जो भी इलाके थे वो किसको, मुगल सम्राट को दिलाए और फिर बाद में क्या किया, खुद अपने कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित, इस संधि के साथ क्लाइव गवर्नर बनकर भारत लौटा और 1757 से 65 के बीच बंगाल में कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व हासिल कर लिया। ठीक है, तो बंगाल में पूरा कंट्रोल किसका हो गया भाई, ब्रिटिश का हो गया।
प्लासी, बक्सर और इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि बंगाल के वास्तविक शासक के रूप में मजबूत किया। ठीक है, प्लासी और बक्सर के युद्ध ने क्या किया, जो ब्रिटिश सत्ता थी वो पूरी तरह से भारत में स्थापित हो जाती है और अब बंगाल के वास्तविक शासक कौन बन जाते हैं, वो बन जाते हैं ब्रिटिश। पहले जो नवाब सत्ता चला रहे थे वो पूरी सत्ता किसके कंट्रोल में आ जाती है, वो ब्रिटिश को कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, यानी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाती है। बंगाल में दोहरा शासन, नवाब नजमुद्दौला का उदय और कंपनी की नई व्यवस्था। तो 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को कंपनी ने नवाब तो बनाया, लेकिन इस शर्त के साथ कि असली शक्ति कंपनी के हाथ में रहेगी। कंपनी ने प्रशासन नियंत्रित करने के लिए एक नायाब सूबेदार नियुक्त करने का अधिकार ले लिया और मोहम्मद रजा खान नायाब दीवान और नायाब निजाम बनवाया। यानी अब आप देखेंगे कि नवाब का जो बेटा था उसको गद्दी तो नवाब की दे दी जाती है, लेकिन पूरा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया जाता है। नाम मात्र का सिर्फ क्या है, नवाब बनकर उनका बेटा रह जाता है यहाँ पर। अधिकार और जिम्मेदारी का विभाजन, तो दोहरे शासन में कंपनी के पास दीवानी दीवानी न्याय और प्रशासनिक नियंत्रण था, जबकि नवाब पर फौजदारी न्याय और आंतरिक शांति की जिम्मेदारी छोड़ दी गई। यह व्यवस्था ऐसी थी जिसमें अधिकार कंपनी के पास थे और जिम्मेदारी नवाब पर डाली गई। ठीक है, आप देखेंगे भाई फौजदारी न्याय और आंतरिक शांति वो किसके कंट्रोल में दे दी भाई, कि सत्ता को जो है और प्रजा को जो है आप संभालो और जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो हम संभालेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी एक तरह से देखिए तो भाई नवाब को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया। नवाब की सत्ता का अंत और कंपनी का नियंत्रण, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में जो हुई थी, कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आधिकारिक रूप से प्राप्त कर ली। बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सितारा और उड़ीसा में रायदुर्लभ को दीवानी का कार्य सौंपे गए। इससे बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। ठीक है, तो जो एक स्वतंत्र शासन चल रहा था नवाब का बंगाल में, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और जो भी अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, दीवानी उनको दी जाती है और पूरा जो सत्ता थी उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। दोहरे शासन के प्रभाव क्या हुए, तो शुरुआती लाभ और व्यापक अव्यवस्था थी। यानी 1765 से 72 के प्रारंभिक वर्षों में व्यापार में कुछ वृद्धि हुई, लेकिन यह काल बंगाल के लिए अत्यंत जो था विनाशकारी साबित हुआ। कंपनी के मुक्त व्यापार अधिकारों से भारतीय व्यापारी को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई ब्रिटिश को जो था वो मुक्त व्यापार था, तो उनका सामान जो था वो सस्ता होता था, वो आसानी से व्यापार करते थे, उनको फायदा होता था। भारतीय व्यापारी थे, उन पर भाई टैक्स लगाया जाता था, उनका सामान महंगा होता था, उनको ज़्यादा कर देना पड़ता था। तो इससे क्या थी, उनकी बहुत बड़ी जो समस्याएं थी और उनको भारी नुकसान भी जो उठाना पड़ता था व्यापार में। प्रशासनिक अराजकता का बढ़ना, नवाब नाममात्र का शासक था, कंपनी किसी प्रशासनिक जिम्मेदारी को सीधे नहीं निभाती थी। इससे एक भ्रमक और अव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा बना, जिससे कानून व्यवस्था लगभग पूरी तरह से टूट गई। यानी पूरा कंट्रोल तो लिया नहीं हुआ था। आप देखेंगे कि जो भी प्रशासन चल रहा था उसमें यही समझ में नहीं आता था भाई कि ये चीज राजा करेगा, नवाब करेगा या फिर ब्रिटिश अधिकारी करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप सत्ता में क्या होता है, काफी भ्रम पैदा होता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था जो है धीरे धीरे टूटने लग जाती है। इतिहासकारों का मूल्यांकन देखें तो इतिहासकार ए एम पडिक्कर ने इस काल को डकैतों का साम्राज्य कहा है। यानी 1765 से 1772 को लूट का युग बताया। यानी इस समय ब्रिटिश ने जितना लूट सकते थे पूरा लूटा भारत को। यह अवधि बंगाल की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति के लिए अत्यंत हानिकारक साबित हुई और इस अवधि में आप देखेंगे इनकी सामाजिक स्थिति भी खराब होती है, अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल खत्म हो जाती है और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो भी खत्म हो जाती है। यानी कहें तो बंगाल पूरी तरह से बिखर जाता है। आइए अब क्षेत्रीय स्तर पर मैसूर के उदय को समझते हैं, किस तरह से मैसूर का जो विकास हुआ था। तो मैसूर राज्य का गठन आप देखेंगे हैदर अली के उभार के साथ हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद आप देखेंगे वाडेयार जो राजवंश था उसके अधीन ये एक शक्तिशाली स्वायत्त राज्य के रूप में उभरा था। इसके उभार का अगर आप श्रेय देखेंगे तो दक्षिण पठार के जो सामरिक स्थान थे, यानी ये क्षेत्र जो था काफी अच्छा था और हैदर अली की जो सैन्य प्रतिभा थी उसने जो है इस राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई ने मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया था। ठीक है ना, तो मराठा जो थे इस पे काफी इंटरफेयर करते थे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठा जो होते हैं वो कमजोर होते हैं तो उनका वर्चस्व भी आप देखेंगे इस क्षेत्र पे कम होता है। तो इससे दक्षिण में आप देखते हैं शक्ति संतुलन बदल जाता है और हैदर अली के उदय का मार्ग प्रशस्त होता है और इसी टाइम आप देखेंगे हैदर अली जो है वो उभर कर आता है। यह नायक से बढ़कर 1761 के बाद मैसूर वास्तविक शासक बनता है। तो आप देखेंगे अ, ये नायक था पहले एक तरह से सैनिक, आप देखेंगे प्रशासनिक था, ये सैनिक प्रशासन चलाता था। ठीक है ना, सैनिक व्यवस्था में होता था। लेकिन आप देखेंगे 1761 में बढ़कर ये क्या बनता है, एक वास्तविक शासक बनकर उभरता है मैसूर का। ठीक है,
तो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से आप देखेंगे 69 तक था। तो त्रिपक्षीय गठबंधन और युद्ध की शुरुआत, तो हैदर अली को लगा कि अंग्रेज उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो अंग्रेजी मराठाओं और निजाम ने मिलकर उनके विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से निजाम और मराठाओं को अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, तो अंग्रेज ने जो थे वो इस इलाकों के लेके काफी वो थे कि भाई ये इलाका हमें जीतना चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे भाई, उसके खिलाफ षड्यंत्र करके उसके इलाके को लेना चाहते थे। लेकिन बाद में आप देखते हैं कि हैदर अली क्या करता है कि अपनी कूटनीति से निजाम और मराठाओं को जो है अपने पक्ष में कर लेता है। ठीक है ना, और उसके बाद वो है ब्रिटिश से लड़ता है। तो अकाटक पर हमला और मद्रास पर धावा, तो संघर्ष लगभग 1.5 वर्ष तक चला। हैदर अली ने अचानक मद्रास पर हमला करके अंग्रेजों को चौंका दिया। ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, सैनिक इकट्ठा करता है और अचानक से जो है जो मद्रास पर जो है अंग्रेजों के खिलाफ हमला कर देता है। ठीक है, तो मद्रास की संधि होती है इस टाइम। तो 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों को अपमानजनक संधि करनी पड़ती है और इससे विजित क्षेत्र लौटाने और एक दूसरे की रक्षा करने की संधि की जाती है। जब ब्रिटिश हार जाते हैं, उस पर कब्जा कर लेता है हैदर अली, तब उनको लगता है भाई कि शांति वार्ता करना सबसे सही है। तो दोनों में शांति वार्ता होती है और जो युद्ध होता है वो समाप्त किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हैं द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 में। तो संधि का उल्लंघन और युद्ध का कारण, तो दूसरे युद्ध का कारण था अंग्रेजों द्वारा 1769 की संधि का पालन ना करना। मराठों के हमले के समय अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1769 में एक संधि करी गई थी ना, हमने देखा था कि भाई कि जो जीते गए इलाके थे वो अंग्रेजों को दे दिए गए थे और साथ में कहा था भाई अगर आगे युद्ध होगा तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, लेकिन जब मराठा मैसूर पर हमला करते हैं तो उस टाइम ब्रिटिश जो है उसकी मदद नहीं करते। तो ऐसा माना जाता है कि भाई कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस संधि का उल्लंघन किया है। ठीक है, अब टीपू सुल्तान की विजय और संघर्ष का विस्तार, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कर्नाटक में अंग्रेजों पर कई हमले किए। टीपू ने कर्नल वैली को हराया, जबकि 1781 में पोर्ट नॉर्वो में अंग्रेजों ने कठोर हार दी। तो ठीक है, तो सर एक मिला जुला असर आपको देखने को मिलता है कि टीपू सुल्तान कुछ क्षेत्रों को जीतता है और किस क्षेत्रों पर देखते हैं भाई अंग्रेज जो है वो विजयी होते हैं। तो हैदर अली की मृत्यु और मैंगलोर की संधि, तो 1782 में हैदर अली की जो है मृत्यु हो जाती है। कोई भी पक्ष निर्णायक जीत नहीं कर पाता, इसलिए 1784 में आप देखेंगे मैंगलोर की संधि होती है जिसमें दोनों जीते हुए क्षेत्र लौटाए और शांति बहाल की जाती है। ठीक है, तो दूसरा अगर आप देखेंगे युद्ध होता है तो उसमें कोई भी जो युद्ध को जीत नहीं पाता है तो इसको एक तरह से कहा जाता है भाई इस युद्ध को रोका जाता है और कुछ समझौते किए जाते हैं कि भाई युद्ध वगैरह नहीं होगा। ठीक है, जो जिसकी जमीन है उसको वापस कर दी जाएगी और शांति जो है बहाल की जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलता युद्ध का और आपसी समझौते के बाद इस युद्ध को भी क्या है टाल दिया जाता है। ठीक है, और इसी टाइम आप देखते हैं हैदर अली की जो है वो मृत्यु भी हो जाती है। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, तो तुरनकोर विवाद और युद्ध की शुरुआत होती है। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब टीपू ने तुरनकोर पर हमला किया जो कंपनी का सहयोगी राज्य था। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ गठबंधन बना लिया। तो इस टाइम आप देखेंगे जो टीपू सुल्तान होता है वो तुरनकोर पर हमला करता है और ऐसा ब्रिटिश कहते हैं भाई ये हमारा सहयोगी राज्य है, इस पर आपने क्यों हमला किया। और वो लोग क्या करते हैं भाई मराठा और निजाम के साथ मिलकर गठबंधन बनाते हैं और टीपू सुल्तान पर जो है वो हमला कर देते हैं। ठीक है, तो कॉर्नवालिस का अभियान और टीपू की हार, तो 1792 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम तक कूच किया और टीपू को हराकर संधि करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे वो हमला करते हैं और टीपू को हरा कर उसे समझौता करवा लेते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। टीपू को अपनी आधी से अधिक भूमि अंग्रेज मराठा और निजाम को देनी पड़ती है, साथ ही 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति और 2 पुत्रों को बंधक के रूप में देना पड़ता है। तो टीपू सुल्तान हारता है भाई, बड़े पैमाने पर इसको जो है जमीनें जो थी वो उन तीनों को देनी पड़ती है। ठीक है ना, यानी मराठा को, निजाम को और अंग्रेज को। साथ ही उसे 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं कि भाई तुमने जबरदस्ती युद्ध किया है। तो ठीक है ना, युद्ध का ठीकरा भी उसके ऊपर फोड़ दिया जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है भाई तुम भविष्य में ऐसी गलती ना करो। इसके लिए उनके 2 पुत्रों को भी बंधक बना के रख लिया जाता है। ठीक है, अब चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध होता है 1799 में। तो युद्ध का कारण और अंग्रेजों की नाराजगी, तो लॉर्ड वेलेस्ली की टीपू से फ्रांसीसियों से संबंध तोड़ने की मांग कर रहा था। टीपू द्वारा फ्रांसीसियों और अफगान जमान शाह से पत्राचार ने अंग्रेजों को और उकसा दिया। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने क्या किया भाई फ्रांसीसियों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया, उनसे बात करने लगा, कह रहा था भाई आप आप क्या करो, उधर से हमला करो, मैं इधर से हमला करता हूँ। ठीक है, यानी मिलकर वो अंग्रेजों पर हमला करना चाहता था। तो इससे ब्रिटिश जो थे उनको पता लगता है और वो उससे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम का पतन और टीपू की मृत्यु, तो मराठों व निजाम की मदद से अंग्रेजों ने 79 में हमला किया
और आप देखेंगे 4 मई 1799 को श्रीपट्टनम में अंग्रेजों के कब्जे में आया और टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। टीपू के पुत्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये तीनों लोग मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और दोबारा से टीपू पर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। और इस समय आप देखेंगे टीपू हार जाता है और वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद उसके बच्चे थे, बेटे थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और जो ये युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण और सहायक संधि। युद्ध के बाद मैसूर का बड़ा भाग अंग्रेजों ने ले लिया और वाडेयर राजवंश को पुनः सत्ता में बैठाया गया। नए राज्य ने 1799 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की वह कंपनी का आश्रित राज्य बना लिया। उसके बाद देखते हैं कि भाई जब टीपू सुल्तान मर जाता है तो जो पहले का साम्राज्य यहाँ पर चला आ रहा था वाडेयार राजवंश, उसी के उसी के वंश को क्या है दोबारा से सत्ता में बिठा दिया जाता है और पूरी तरह से अंग्रेज इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी संधियां थोपी जाती हैं और उस संधि के तहत पूरा कंट्रोल जो है वो क्या करा जाता है, जो ये पूरा राजवंश था, जो मैसूर था, उसको पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। ठीक है, एक नाम मात्र का राजा यहाँ पर भी रख दिया जाता है। मराठों का उदय। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो नई शक्तियां उभरी उसमें मराठा सबसे प्रभावी शक्ति के रूप में सामने आए थे। शिवाजी के समय से ही मराठों और मुगलों के बीच आप देखेंगे संघर्ष चलता रहा था। ठीक है, जब शिवाजी थे तभी उस टाइम से ही आप देखेंगे मुगलों के साथ संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद भी कर लिया था, वो बाद में भाग भी जाते हैं वहां से। तो औरंगजेब ने अपने अंतिम वर्षों में मराठाओं पर दबाव डालने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी मृत्यु के बाद मराठों की शक्ति तेजी से बढ़ी। ठीक है, तो बहुत कोशिश करी थी मराठाओं को कंट्रोल करने की औरंगजेब ने, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मराठे जो होते हैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। 8वीं शताब्दी के मुख्य पेशवा मराठा नेता जिन्होंने मराठा शक्ति को चरम पर पहुंचाया, तो पेशवा आते हैं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, नाना साहेब। ठीक है, तो ये तीन जो आप देखेंगे पेशवा थे, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये क्या करते हैं, मराठा शक्ति को जो है अपने उच्च स्तर तक लेकर जाते हैं। इस अवधि में मराठे इतने शक्तिशाली हो गए कि वे दिल्ली तक नियंत्रण का सपना देखने लगे, लेकिन 14 जनवरी 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई ने मराठा शक्ति को गंभीर झटका दिया। तो आप देखेंगे भाई मराठे काफी शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है, इनका काफी अच्छा नियंत्रण हो गया था। सैनिक शक्ति इनके पास काफी अच्छी थी, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, तो ये बड़े पैमाने पर क्षेत्रों को जीतते जा रहे थे। इनका सपना ये था कि भाई दिल्ली तक को अपने नियंत्रण में ले लें। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और जिसमें मराठा शक्ति को जो है गंभीर झटका लगता है और इस कमजोरी का लाभ उठाकर अंग्रेज धीरे धीरे मराठा के विरुद्ध अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और अंततः उन्हें मिटा देते हैं। ठीक है, जब वो कमजोर होते हैं तो इस समय आप देखेंगे अंग्रेज जो है मराठों के खिलाफ अभियान चलाते हैं और पूरी तरह से मराठों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। तो युद्ध के कारण क्या थे, पेशवा उत्तराधिकारी का विवाद था। तो प्रथम आंग्ला जो मराठा युद्ध होता है उसमें तो 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ। उनके चाचा रघुनाथ राव राघोबा ने सत्ता पाने के लिए 1773 में माधवराव के भाई नारायण राव की हत्या कर दी। ठीक है, तो पेशवा के पद को लेकर भाई लड़ाई होती है। तो आप देखते हैं कि जब उत्तराधिकारी का संकट आता है, जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो चाचा रघुनाथ थे वो क्या करते हैं भाई, उनके चाचा सरे भाई जो होते हैं उनके भाई नारायण राव की जो है वो हत्या कर देते हैं। तो नारायण राव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पुत्र सवाई माधवराव को जन्म दिया, जिससे राघव भाव की पेशवाई जो है संकट में पड़ गई। तो भाई उन्होंने सोचा था कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं होगा तो क्या होगा, सत्ता मुझे मिल जाएगी। तो वो क्या करते हैं भाई, उसके भाई को मार देते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि जो नारायण राव थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी उनको एक पुत्र पैदा होता है और उस पुत्र को क्या करा जाता है भाई, उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो जिससे आप देखेंगे कि राघव जो थे वो पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन इसके ये पुत्र पैदा होने के बाद उनकी जो पेशवाई थी वो संकट में पड़ जाती है। तो राघोबा को अंग्रेजों से गठबंधन कर कर सूरत की संधि करते हैं। तो अपनी सत्ता बचाने के लिए राघोबा ने बॉम्बे सरकार के साथ सूरत संधि की। अंग्रेजों ने राघोबा को समर्थन का वादा किया और बदले में सालसेट व वेसिन प्राप्त किए। ठीक है, तो जब भाई उसकी पेशवाई जो थी, राघोबा की जब पेशवाई संकट में पड़ती है तो वो अंग्रेजों का समर्थन मांगते हैं। अंग्रेज उनको समर्थन भी कर देते हैं और वो बदले में अंग्रेजों को क्या देते हैं, जो रॉसेल्ट वो बेसिन के जो इलाके हैं वो दे देते हैं। ठीक है, तो अंदरूनी संघर्ष और सालाबाई की संधि होती है। तो युद्ध में कभी अंग्रेजों की जीत कभी मराठाओं की जीत हुई। अंततः दोनों पक्ष थक कर 1782 में सालाबाई की संधि करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं भाई लड़ाइयों का दौर शुरू होता है और इस लड़ाई के दौर में जब अंग्रेज थक जाते हैं तो एक सालाबाई की संधि करते हैं। तो संधि के प्रमुख परिणाम, संधि ने सवाई माधवराव द्वितीय को आधिकारिक पेशवा मान लिया कि भाई अब वो जो बेटा था माधवराव द्वितीय उसको क्या माना जाएगा भाई, पेशवा माना जाएगा।
राघोबा को माफी दी गई लेकिन उन्हें कोई राजनीतिक शक्ति नहीं दी गई। ठीक है, तो जो राघोबा होता था भाई, इसको माफ तो कर दिया जाता है लेकिन उसे कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं दी जाती। लगभग 20 साल की शांति, मराठा और अंग्रेजों के बीच लंबे समय तक युद्ध नहीं हुआ। तो 20 साल की शांति संधि होती है भाई, और उनके बीच में आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। अंग्रेजों को मैसूर युद्ध में लाभ मिला, शांति से अंग्रेज टीपू सुल्तान के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ सके। ठीक है, तो भाई इन्होंने मराठाओं से जब संधि कर ली तो अब इनको क्या था, मराठाओं से युद्ध का खतरा नहीं था, तो ये आसानी से इन्होंने मैसूर पर हमला किया और आपने देखा भाई वहां पर इनको सहायता भी मिली और आराम से इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया भी। तो यहाँ पर देखेंगे आप उसका फायदा भी मिलता है। ठीक है, तो इस संधि का फायदा भी जो अंग्रेजों को मिलता है। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 1805। तो मराठा संघ में नेतृत्व का संकट। इस समय आप देखेंगे मराठा साम्राज्य दो महत्वपूर्ण नेताओं नाना फडणवीस और महादजी जो सिंधिया थे की मृत्यु से कमजोर पड़ गया था। ठीक है, दो नायक मरते हैं तो ये जो साम्राज्य था थोड़ा कमजोर पड़ता है। इस उनकी मृत्यु के बाद प्रमुख मराठा सरदार दौलता राव सिंधिया, जसवंत राव होलकर और भोसले के बीच पूना के प्रशासन पर नियंत्रण के लिए सत्ता संघर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब कोई भी एक महत्वपूर्ण नेता मरता है तो उसके बाद भाई उसके उत्तराधिकारी को लेकर झगड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तीन लोगों के बीच झगड़ा शुरू होता है पूना को लेके। तो बाजीराव द्वितीय का अंग्रेजों से गठबंधन, बेसिन की संधि होती है 1802 में। तो 1802 में होलकर ने पूना में सिंधिया और पेशावा की संयुक्त सेना को हरा दिया। पेशावा बाजीराव द्वितीय पूना छोड़कर भाग गए और अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की। यह मराठा सम्मान को बहुत बड़ी ठेस थी। ठीक है, तो उसके बाद एक युद्ध होता है और उस युद्ध में देखते हैं आप अंग्रेज जीत जाते हैं और फिर क्या करना पड़ता है भाई, जो बाजीराव द्वितीय थे उनको वहां पर संधि करनी पड़ती है। ठीक है, तो अंग्रेजों की विजय और संधियां। तो 1803 में सिंधिया और भोसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु लॉर्ड लेक और अर्थर वेल्सली नेतृत्व में अंग्रेजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की। ठीक है, तो जहां पर भी लड़ाइयां हो रही थी वो लड़ाई ज्यादातर आप देख रहे हैं मराठा हार रहे थे, ब्रिटिश जीत रहे थे, तो इसलिए उन्हें बहुत सारी संधियां करनी पड़ रही थी। तो मुख्य संधियां आप देखेंगे 1803 में हुई देवांग की संधि के तहत भोसले ने कटक और बालासोर अंग्रेजों को दे दिया। इसी वर्ष सुरजी अर्जुन गांव संधि में सिंधिया ने दोआब और अहमद जो नगर थे वो भी दे दिए। 1804 की बुरहानपुर संधि से गायकवाड़, निजाम और पेशावा अंग्रेजों के मित्र बन गए और 1804 में होलकर ने लड़ाई की पर हारकर राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर किए। इन संधियों ने मिलाकर मराठाओं की स्थिति को निर्णायक रूप से तोड़ दिया। तो इतने सारे क्षेत्र थे जो संधियों के द्वारा ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर लिए, जिससे आप देखेंगे मराठा शक्ति जो थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1870 से 1818। तो मराठा सरदारों का अंतिम संघर्ष था ये। दूसरे युद्ध के बाद मराठाओं की शक्ति टूट चुकी थी पर वे स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजों ने कई कठोर संधियां थोपकर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा लिया था। ठीक है, तो भाई काफी मराठाओं पे बहुत सारी ऐसी संधियां थोप दी गई थी जिससे वो लोग काफी नाराज थे। ठीक है ना, और उसके विरुद्ध वो लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। पेशावा बाजीराव द्वितीय की विद्रोह की कोशिश। तो 13 जून 1870 को अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिस्टन ने पेशावा पर नई संधि थोपी जिससे उनकी सत्ता लगभग खत्म हो गई। निराश होकर पेशावा ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया और फिरकी का युद्ध हुआ जिसमें वे हार गए। तो उसके बाद भाई इतनी सारी संधियां करी जा रही थी, मराठा कमजोर हो रहे थे, तो नाराज होकर क्या किया भाई, आप देखेंगे युद्ध कर दिया बाजीराव द्वितीय ने। और उस समय आप देखते हैं भाई कि वो हार जाते हैं किरकी का युद्ध और उनके और क्या होता है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अन्य मराठा सरदारों की हार। तो आप देखेंगे सिंधिया, होलकर और भोसले ने भी अंग्रेजों से संघर्ष किया पर सभी हार गए। पेशावा को अष्टी के युद्ध में भी अंतिम पराजय मिलती है। तो युद्ध का अंत और मराठों का पतन हो जाता है यहीं पर ही। तो 2 जून 1818 को पेशावा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही पेशावा की उपाधि हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उन्होंने सालाना 8 लाख रुपए की पेंशन दी गई और बिठूर कानपुर में रहने को भेज दिया गया। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, वो क्या करते हैं भाई, आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के लिए। और उसके बाद यहीं पर आप देखते हैं पेशावा की जो पोस्ट थी वो खत्म कर दी जाती है और उन्हें सालाना 8 लाख की पेंशन के साथ बिठूर पर कानपुर में भेज दिया जाता है और मराठा साम्राज्य को पूरी तरह अंत हो गया। केवल सतारा को शिवाजी के वंशजों के लिए प्रतीकात्मक राज्य के रूप में रहने दिया गया। तो सतारा का जो क्षेत्र था वो शिवाजी के वंशजों को दे दिया जाता है ताकि एक प्रतीकात्मक रूप में जो है मराठा राज्य रहे। ठीक है, बाकी जो पूरी जो मराठा शक्ति थी उस टाइम खत्म हो जाती है और मराठा साम्राज्य जो इतना विस्तार कर रहा था वो धीरे धीरे क्या होता है, पतन हो जाता है उसका। पंजाब की बात करते हैं तो सिख शक्ति का उदय होता है पंजाब में। 18वीं शताब्दी के मध्य में सिखों की शक्ति बढ़ी। मुगलों और अफगानों के खिलाफ संघर्ष के दौरान सिख सैनिक दलों को मिसल कहा गया और उनके नेताओं को मिसलदार कहा जाता था।
समय के साथ मिसलों की संख्या बढ़ी और उन्हें पंजाब का बड़ा क्षेत्र आपस में बांट लिया। ठीक है, तो ये क्या था भाई, सिख सैनिकों का दल था जो अफगान से लड़ते थे, तो उनको मिसला कहा जाता था। और धीरे धीरे पंजाब पर जो था इनकी काफी अच्छी मजबूत पकड़ हो गई। 1780 में जन्मे रणजीत सिंह ने सुकरचिया मिसल के सरदार के रूप में सभी मिसलों को एकजुट करके एक शक्तिशाली सिख राज्य बनाया। ठीक है, तो आप देखते हैं रणजीत सिंह जो है वो क्या करते हैं, शक्तिशाली सिख राज्य बनाते हैं। जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अगले 10 वर्षों में उनका राज्य कमजोर हो गया। सिख क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए अंग्रेज और सिखों के बीच हुए संघर्ष आंग्ला सिख युद्ध कहलाए। ठीक है, तो आप देखते हैं भाई रणजीत सिंह की जब मृत्यु होती है तो धीरे धीरे उनका राज्य जो है कमजोर हो जाता है, क्योंकि उतने शक्तिशाली उनके उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, और अंग्रेज जो होते हैं इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करते हैं, जिसके कारण आंग्ला सिख युद्ध होते हैं। तो प्रथम आंग्ला सिख युद्ध जो था वो 1845 से 48 में हुआ। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में अराजकता बढ़ गई, सेना राजनीतिक फैसले लेने लग गई। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई जब रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो जो एक सत्ता चली आ रही थी वो कमजोर होनी शुरू होती है, सेना जो होती है वो सारे निर्णय लेना शुरू कर देती है। दो शासकों की हत्या हुई और अंत में रणजीत सिंह के नाबालिग पुत्र दिलीप सिंह सितंबर 1848 में सिंहासन पर बैठते हैं। उनकी माता रानी जिंदल संरक्षा बनती है। ठीक है, तो दिलीप सिंह जो है दो और जो आप देखेंगे शासकों की हत्या होती है, लेकिन लास्ट में आप देखते हैं रणजीत सिंह के जो नाबालिग पुत्र थे उनको ही जो है उत्तराधिकारी बनाया जाता है। ठीक है, और उनकी संरक्षिता जो है उनकी माता बनती है। 16 दिसंबर 1846 में अंग्रेजों ने एक पूरक संधि कराई जिसके अनुसार प्रशासन चलाने के लिए 8 सरदारों की एक साशी परिषद बनी, जिसका प्रमुख ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस था। तो उसके बाद क्या किया था भाई, 8 सरदारों की एक परिषद बनाई जाती है कि किस तरह से प्रशासन यहाँ पर चलाया जाएगा, और उसमें एक जो आप देखते हैं जो प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी होता है हेनरी लॉरेंस। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा आंग्ला सिख युद्ध क्या था। तो 1848 में मुल्तान के गवर्नर दीवान मुल्कराज ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। सितंबर तक यह विद्रोह बड़ा रूप ले चुका था, बड़ी सिख सेना उससे जा मिली। स्थिति की गंभीरता देखते हुए लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी सेना इकट्ठा करी जाती है और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा जाता है। तो जब लॉर्ड डलहौजी को पता लगता है तो एक कड़ा निर्णय लेते हैं और सेना को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। रामनगर 16 नवंबर 1848, चिलियावाला की लड़ाई के बाद 29 मार्च 1949 को गुजरात की निर्णायक लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों ने अंतिम जीत हासिल की। इसके बाद डलहौजी ने पूरे पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह व उनकी मां रानी जिंदल को इंग्लैंड भेज दिया गया। तो जो एक सिख सैनिक इकट्ठा हुए थे, विद्रोह कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उनको पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है। डलहौजी इनको हर क्षेत्र में जहां भी युद्ध होता है वहां पे हराते हैं, और हराने के बाद उनको लगता है कि भाई उनके उत्तराधिकारी को ही अगर कंट्रोल में कर लिया जाएगा तो आगे युद्ध की संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो वो क्या करते हैं भाई, उनकी माँ जो रानी जिंदल थी उनको और उनके पुत्र को क्या करते हैं भाई, विदेश भेज देते हैं, आप विदेश में रहो, वहां पे अपने बच्चों को पढ़ाओ, आपको पेंशन वगैरह दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं आप जो द्वितीय आंग्ला युद्ध था वो खत्म होता है। तो शासक का एक निदेशक मंडल को दिया गया जिसमें 1853 में भंग कर दिया गया और जॉन लॉरेंस को पंजाब का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, तो उसके बाद जो भी एक निदेशक मंडल आपने देखा था बनाया गया था जो कंट्रोल कर रहा था, उसका जो हेड किसको बना दिया जाता है, जॉन लॉरेंस को, और पूरा जो नियंत्रण है पंजाब का वो किसके कंट्रोल में आ जाता है, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, अंतिम संघर्ष जो होता है 1849 में, तो 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला में एक और बड़ी लड़ाई हुई। 21 फरवरी को लॉर्ड गफ ने डेरोजोट में फिर सिखों से युद्ध किया और सिख पूरी तरह हार गए। सिखों ने रावलपिंडी में भी आत्मर्पण कर दिया। तो धीरे धीरे जो छोटे मोटे युद्ध और आप देखते हैं आगे होते हैं, लेकिन अंततः आप देखते हैं कि हर जगह से सिखों की हार होती है और वो क्या करते हैं, अंत में रावलपिंडी में जो सिख होते हैं वो भी समर्पण कर देते हैं। 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और उसके बाद पूरा जो पंजाब का इलाका है 1849 में वो ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया जाता है। इसके साथ सिख साम्राज्य का अंत हो गया और उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश क्षेत्र प्राकृतिक सीमाओं तक फैल गया। और उसके बाद आप देखते हैं जो एक सिख साम्राज्य चला आ रहा था जो इलाका, वो पूरी तरह कंट्रोल किसके द्वारा कर लिया जाता है, वो पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। अब भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाला कोई सक्रिय शक्ति नहीं बचती। तो आप देखेंगे भाई इस समय ब्रिटिश जितने भी क्षेत्रीय शक्तियां जो उभर कर आ रही थी उन सबको क्या है, ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। अब ब्रिटिश सत्ता को जो है चुनौती देने वाला कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें।